नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी, रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। भक्तों की आस्था में नहीं दिखी कोई कमी। प्रशासन ने सावधानी बरतने के दिए दिशा निर्देश। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से की मुलाकात, विकास कार्यों और चार धाम यात्रा को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी की मन की बात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा, जनता के मन की बात कब सुनेंगे। कांग्रेस ने पूछे 37 सवाल। उत्तराखंड में निजी स्कूल में लगाम लगाने की तैयारी। स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में होगी एक सदस्य की नियुक्ति। स्कूल की गतिविधियों पर रखेंगे नजर। और सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। उत्तराखंड के 27 लोगों को लाया गया स्वदेश। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय वायुसेना कर रही प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है और इसी बीच मौसम के बदलते हुए मिजाज के चलते बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है। लिहाजा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालु से अपील की है कि खास तौर से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधित कारणों से ग्रसित श्रद्धालु डॉक्टर की सलाह ले। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। सोमवार को भी बाबा केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश के बीच दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने चार धाम तीर्थयात्रियों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों और चार धाम यात्रा के बारे में पीएम को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी के गंगाजल के साथ रुद्राक्ष की माला भेंट की। जहां मुख्यमंत्री धामी ने चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात तो कर ली, लेकिन जनता के मन की बात कब सुनेंगे। देहरादून में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने बताया कि उत्तराखंड से कांग्रेस ने 37 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ उत्तराखंड से 37 सवाल उनसे पूछे हैं और जो मौजूद मुद्दे हैं, जो 9 साल में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका कितना आगे बढ़ा, आपने जो बंदरगाह पर हजारों करोड़ों के नशीले पदार्थ पाए गए, चिंगलुंग से आपके क्या संबंध है, क्यों उसका एड्रेस आपके अडानी के पते पर है, ये सारे वो सवाल हैं जो आज अनुत्तरित हैं और जो कौतूहल पैदा कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है
कि पुलवामा पर एक जिम्मेदार व्यक्ति और आपका अपना चहेता पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप जवाब कोई भी ना आप दे रहे हैं, ना आपका मंत्री दे रहा है, ना आपका प्रवक्ता दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी सत्तारूढ़ दल की भी जिम्मेदारी संविधान में अंकित है। कोटद्वार के नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने सोमवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को पोस्ट कार्ड के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने को कहा। इस दौरान डबराल ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने से लेकर पहाड़ों में हो रहे बांखों और में हमले और सरकार पर हुए निशाने पर साधा। आज हमारा जो ये पोस्ट कार्ड अभियान प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे पूरे प्रदेश में ये पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा था, जिसमें हम क्षेत्रीय समस्याएं और प्रदेश की समस्याओं को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने भेजा। तो उसी उपलक्ष्य में आज एक पूरे प्रदेश के जिलों में जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई थी कि एक प्रेस होनी है और जो भी समस्याएं हमने इस 22 दिनों में उठाई है उन पर प्रेस के। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में बरसों के बाद आंखों के ऑपरेशन होने शुरू हो गए हैं। पहले दिन 3 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए। वहीं सोमवार को चिकित्सालय में जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय के द्वारा ओटी का शुभारंभ किया गया। अब क्षेत्र में मरीजों का ऑपरेशन कराने के लिए बरेली, हल्द्वानी, दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं सर्जन डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि पहले दिन क्षेत्र के 3 मरीजों की आंखों के सफल ऑपरेशन किए गए। हमारे पूरे लोहाघाट क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लोहाघाट में आज ये ओटी का उद्घाटन यहाँ हो गया है, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत ही सुविधाएं मिलेंगी। हमारी जो दूर दराज से यहाँ जनता आते हैं, क्योंकि 3 ब्लॉकों का ये सेंटर है, यहाँ जिला चिकित्सालय, यहाँ 3 ब्लॉकों से यहाँ मरीज आते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधा होगी। इसके लिए मैं सीएमओ सर और आगे सर को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज का बहुत ही शुभ अवसर है, जिसमें कि मैडम ज्योति राय के द्वारा और गोविंद जी के प्रकृति में शल्य चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया गया, जिसमें आई के 2-3 मरीज हैं, आज उनका भी ऑपरेशन किया जाएगा। मैं उसके लिए लोहाघाट की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बहुत ही इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी आई की और सर्जरी की और भी डॉक्टर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोहाघाट की जनता को इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हमारी तरफ से ऑपरेशन किए गए थे, लेकिन उस समय में माइक्रोस्कोप चंपावत से लाना पड़ता था, लेकिन अभी मैम और सर के सीमो सर के सौजन्य से हम लोग को माइक्रोस्कोप परमानेंटली मिल गया है और अब हम यहाँ कंटिन्यू जैसे पेशेंट आता है वैसे ही ड्यूटी हो जाएगी, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सर्वप्रथम मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एक लक्ष्मण दृष्टि जी को, जिन्होंने बार-बार हमें उनकी संज्ञान में ला दिया कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं और आंखों के सर्जन और जो खाली बैठे हुए हैं उनके बाद में कोई जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। इस संबंध में डीएम साहब से मुलाकात हुई और डीएम साहब के साथ ही साथ शिवम साहब से मुलाकात कर इसका समाधान करने का प्रयास किया गया। आज तीनों ब्लॉक लोहाघाट के काफी लाभान्वित हुए और साथ ही साथ जो यहाँ से लोग हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली और बरेली जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, उनको उसके नजदीक ही ये सुविधा मिल जा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब को और साथ ही साथ पूरे स्टाफ को, और जिन्होंने कुछ सीमित समय में ये काम करके यहाँ पर लोगों के जो समाधान हो सके उस संबंध में ओटी का उद्घाटन किया गया है ज्योति राय जी द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष, और मैं पुनः सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में मान्यता प्राप्त स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों, फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर भी नजर रखेगी। सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापस की मुहिम लगातार जारी है। अभी तक ऑपरेशन कावेरी के तहत उत्तराखंड के कुल 27 लोगों को वापस लाया जा चुका है, जिसमें मुंबई से उत्तम सिंह, प्रशांत और योगेश को
समय पूर्ण होने पर ही उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून भेजा गया और इसके अलावा दिल्ली आए 24 लोगों में से 21 लोगों को उत्तराखंड भेज दिया गया है। 7 लोगों को क्वारंटाइन करके समय पूरा करने पर उत्तराखंड भेज दिया गया। बता दें कि प्रदेश के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित किए हुए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की लिखी उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब का जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर जी महाराज ने विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस किताब के जरिए अपने राजनीतिक करियर से जुड़े अनुभव और कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के गठन दर्शाया। विमोचन से पहले ही इस पुस्तक के कई विवाद भी इसके साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम जी महाराज ने किया। अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के पब्लिशर्स और पुस्तक को जनता के बीच लाने तक साथ रही टीम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक के कुछ पन्नों पर आलोचना करने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया है। किसी भी किताब को लॉन्च करने से पहले विवाद भी जरूरी होता है। ऐसे में शायद यही स्टंट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनाया। दरअसल विमोचन से पहले ही उनकी लिखी किताब में स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पटेल और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पर उत्तराखंड का पक्षधर न होने का आरोप लगाया गया है। इस किताब की पेज संख्या 351 पर हरीश रावत ने लिखा है कि स्वर्गीय तिवारी जी ने स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा और सारा माहौल बदल गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात को कहा भी है कि स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उत्तर प्रदेश विभाजन को लेकर कहा था कि उनका शरीर उत्तर प्रदेश की तरह है जिसका विभाजन नहीं होगा, जबकि नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की थी। हालांकि उन्होंने खुद भी यह माना कि वो खुद अलग राज्य के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जन भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पक्ष में आए थे। कहा ना कि मैं पहले पक्ष में नहीं था, और लेकिन जब हमने राजनीति की आवश्यकता भी समझी और जनभावना को देखा तो दोनों में समन्वय करते हुए राज्य के पक्ष में आए और उसके लिए देश के अंदर एक सर्वानुमति का वातावरण बनाने में जो हरीश रावत की भूमिका रही उसको राज्य आंदोलनकारियों ने भी स्वीकारा और उन्होंने जो आखिरी संघर्ष समिति थी जिसके बाद फिर राज्य बना, उस संघर्ष समिति का संयोजक मुझको बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लिखी पुस्तक पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत और उनकी किताब पर कहा है कि हरीश रावत एक सच्चे व्यक्ति हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा इससे पहले भी एक मीटिंग में हरीश रावत ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने केवल पार्टी बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का साथ दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक रैली के दौरान ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर से होकर गुजरेगा, जिससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस कभी उत्तराखंड की हितैषी नहीं रही है। हालांकि उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी काम हुआ उसके लिए उत्तराखंड हमेशा ऋणी रहेगा।
जबकि हरीश रावत का जनता कितना सम्मान करती है। पूरी कांग्रेस विरोधी थी। अरे असली दोस्ती कौन है जो दिल्ली में मौन है, ये नारे तो मैंने भी लगाए ना। मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन एनडी तिवारी दे रहे थे और नरसिंह राव केंद्र में बैठे थे, तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर कांड हो गया, तो दोषी कौन था? ये तो नारा लगा ना। आज लोग भूल रहे हैं वो अलग बात है, आप लोग उन चीजों को नहीं उठाते वो अलग बात है, लेकिन मैंने नारे लगाए, मेरे साथ के लाखों लोगों ने नारे लगाए कि असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, और मौन कांग्रेस थी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिससे राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2-2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए, फिर मुख्यमंत्री के इस बार उम्मीदवार थे पार्टी के, फिर चुनाव हार गए। तो मैं समझता हूँ रावत जी के ऊपर उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 2 बार विधानसभा चुनावों में 2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए, जो साफ जाहिर करता है कि उत्तराखंड की जनता उनका कितना सम्मान करती है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अनुमान लगाया है कि इस बार चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ होगी। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करेंगे। वहीं राज्यपाल ने कहा है कि राज्य के सभी चारधाम यात्रा कांवड़ यात्रा राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए सभी की कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु का अनुभव सकारात्मक हो। तरीका होना चाहिए कि वो नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी आती रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस साल डेफिनेटली विल क्रॉस अबाउट 60-70 लाख, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मानस से कहा था, बद्रीनाथ जी से कहा था कि जो भी टूरिस्ट आते हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि उसके अंदर में से 5% जो उनका खर्चा है, दे मस्ट बाय द लोकल प्रोडक्ट। जोशीमठ में बड़ा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर पाया चरोमी गांव बसा हुआ है, जो कि आज भी विकास के कार्यों से कोसों दूर है। स्थानीय ग्रामीण हर दिन करीब 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और शासन से सड़क की समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ागांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर पैया चोरमी गांव में। पैया चोरमी गांव की अगर हम बात करना चाहें तो पैया चोरमी गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि करीबन 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी है। वहीं पैया चोरमी गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं पैया चोरमी गांव के स्थानीय लोगों का यह तक कहना है कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे बड़ागांव गांव तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि पैया चोरमी गांव धौली गंगा के समीप बसा हुआ है, जो कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाला हूं। ये सामने की आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आप लोगों को इस वक्त जन टीवी के माध्यम से। ये देख सकते हैं नीचे धौली गंगा है, धौली गंगा के समीप ये प्यारा सा गांव पैया चोरमी गांव बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरे में करीबन 40-50 परिवारों का यहाँ पर आशियाना मौजूद है और आज भी पैया चोरमी गांव के लोग विकास से कोसों दूर हैं। ये ऊपर भी दिखाने की कोशिश करें, मैं जरा कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा पूरी तरह से दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये देख सकते हैं आज जन टीवी पहुंचा है पैया चोरमी गांव में। ये ऊपर देख सकते हैं चोरमी गांव कहा जाता है। वहां के लोग भी आज भी मिलों पैदल चलने के लिए मजबूर होते हैं। यदि पैया चोरमी गांव के लोग अधिकांश जब बीमार हो जाते हैं उस समय पैया चोरमी गांव के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन साथी मनीष राणा के साथ नवीन सिंह, पैया। केदारनाथ और बद्रीनाथ में मंदिरों में कई जगह पर QR कोड के दान वाले
बोर्ड बीकेटीसी की ओर से नहीं लगाए गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने रविवार को इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ये बोर्ड लगाए गए थे, जिन्हें अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में आने के बाद हटा दिया गया। बीकेटीसी अधिकारियों ने पहले अपने स्तर पर इस मामले की छानबीन की, उसके बाद में कोतवाली में तहरीर दी। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत उत्तराखंड दौरे पर है। देर शाम हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंची कंगना ने पूजा अर्चना की और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। कंगना ने नीलधारा तट पर आचार्य महामंडलेश्वर के साथ गंगा आरती की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि देश में मोदी सरकार इस समय नदियों और धर्मस्थलों की बेहतरी के लिए अच्छा कार्य कर रही है। उमेश जी मेरे भैया हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया और साथ में ही मुझे स्वामी जी के दर्शन भी करवाए, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ को लेकर। डेफिनेटली हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है और हमारी महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनको अपने एक विनाश का उनका पूरा एक चैप्टर है महाभारत में, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था। और मैंने जिस दिन से वो पढ़ा है उस दिन से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जाऊँ केदारनाथ। इच्छा हुई है, उन्होंने हमेशा ये इच्छा जताई कि मेरी बहुत अच्छा होती है कि मैं देवभूमि में जाऊँ जहाँ पर हर कण में देवता हैं, और बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के दर्शन के लिए काफ़ी समय से उन्होंने इच्छा जताई हुई थी। तो फिर क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है, जीवन बहुत व्यस्त है उनका भी, तो इस बार उन्होंने किसी तरीके से समय निकाला और फिर बात हुई कि कपाट खुल रहे हैं, तो एकदम क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं तो फिर पता नहीं लगता वो कब और कैसे और किस माध्यम से। चमोली के देवाल में उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय मंगल गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 टीमों ने भाग लिया, जहां 5 टीमें फाइनल राउंड तक पहुंची। इस प्रतियोगिता में हाट कल्याणी की महिलाओं को मंगल गीत के लिए प्रथम, नलधुरा को द्वितीय और केल को तृतीय पुरस्कार दिया गया। जी, मंगल गीत प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम है वो पिछले साल जुलाई से हमने यहाँ पे शुरू किया था, न्याय पंचायत में प्रतिभाग किया, जिसमें से 19 बेस्ट टीमों को हम विकासखंड स्तर पर लेकर आए, जिसमें कुछ टीमों के कल और कुछ टीमों का आज पहले क्वार्टर फाइनल हुआ और उसके बाद अभी सेमीफाइनल का राउंड था और अब फाइनल की ओर ये प्रतियोगिता जा रही है। और ये खास रूप से जो अपने संस्कार गीत हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनकी जो शब्दावली है, जो बोल हैं, जो धुनें हैं वो नई पीढ़ी तक जाए। तो इसलिए हमने इसमें प्रयास किया कि कुछ सयाने लोगों को और कुछ कम उम्र की बहू बेटियों को हमने इसमें मिला करके इस प्रतियोगिता को कर रहे हैं। और आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी उत्तराखंड की देव संस्कृति और जो हमारी परंपराएं रही है, हमारी संस्कृति की जो आज तक की धरोहर के रूप में रहा है, उसको हम इस विरासत को आगे कैसे बढ़ाएं, जो यहाँ पर प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास मुझे देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी जो मातृशक्ति है, महिला मंगल दल के रूप में आज यहाँ पर 9 महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया और निश्चित रूप से ये देवभूमि के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही सफल प्रयास मैं ये कहूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा, मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने में किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।